घनी रात थी। काले बादलों की तहों में जैसे चांद को कैद कर दिया गया हो। पहाड़ों के बीच उठती गिरती एक टूटी फूटी सड़क पर एक पुराना ट्रक धीमी गर्जना करते आगे बढ़ रहा था। लेकिन अचानक एक झटका लगा और ट्रक मानो किसी अदृश्य हाथ से पकड़ा गया हो, वहीं रुक गया। आरव ने गुस्से में हैंडल थपथपाया। सन्नाटा ऐसा था कि उसकी सांसें भी तेज सुनाई देती थीं। वह नीचे उतरा तो मिट्टी की हल्की ठंड उसे चुभने लगी। हवा का एक अजीब सा झोंका गुजरा, न ठंडा न गर्म, बस ऐसा जैसे किसी ने धीरे से गर्दन के पास फूंका हो। तभी केबिन में सो रहा कबीर हड़क कर जागा और खिड़की से नीचे झांक कर बोला, क्या हुआ? आरव ने कहा कि शायद कुछ नीचे फंस गया है और टॉर्च लेकर ट्रक के नीचे घुसने लगा। रास्ता इतना सुनसान था कि पेड़ों की टहनियां भी खुद के वजन से चरमराती थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। ट्रक के आगे फैली सड़क पर हेडलाइट की रोशनी धुंध को चीरती हुई आगे जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे आरव नीचे तार टाइट कर रहा था, कबीर की नजर टिकी थी सड़क के दाहिने किनारे पर, जहां एक सफेद आकृति पत्थरों के बीच झुकी हुई बैठी थी। न वह हिल रही थी, न सांस लेती दिखाई देती थी। बस पूरा शरीर सफेद कपड़े में ढका, बाल घुटनों तक लटके जैसे किसी कीड़े की तरह जमीन पर फैले हुए हों। कबीर के हाथ सुन्न हो गए। उसने केबिन का दरवाजा बंद कर लिया। वह आवाज देते देते अटक गया, पर उसकी घबराई आंखों ने वह देखा जो इंसान को उम्र भर के लिए बदल दे। वह सफेद आकृति अचानक एक झटके से खड़ी हो गई। उसे खड़ा होते देख ऐसा लगा जैसे उसका शरीर किसी ने ऊपर खींच कर रखा हो। उसकी गर्दन एक ओर लटकी हुई थी, जैसे टूट चुकी हो, लेकिन शरीर बिल्कुल सीधा। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। बालों के पीछे चेहरा पूरी तरह गायब था, बस साया था, काला, अनजाना, खाली। पेड़ों के पीछे से एक अजीब सुगंध आई, जली लकड़ी और गीली मिट्टी का मिश्रण, लेकिन उसमें एक इंसानी गंध भी थी, जैसे किसी का जला हुआ कपड़ा। कबीर की सांसें अटक गईं। सड़क के दोनों ओर पेड़ बिल्कुल स्थिर खड़े थे, जैसे वो भी इस दृश्य को देख रहे हों। आरव को अचानक ऊपर से कबीर की टूटी आवाज सुनाई दी, आरव, कोई आ रहा है। आरव झटके से पीछे मुड़ा। ट्रक के ठीक सामने हवा में तैरते हुए दो सफेद पैर जमीन को छुए बिना। वह अब धीरे धीरे झुककर ट्रक के नीचे देख रही थी। हवा भारी होने लगी, जैसे किसी अंधेरे कुएं के पास खड़े हो जाओ। आरव के माथे से पसीना टपकने लगा, लेकिन उसने जल्दी जल्दी बोल्ट कसा और चिल्लाया, चाबी घुमाओ। इंजन ने पहले घर घर आने की कोशिश की, फिर एक लंबी सांस जैसा शोर करते हुए चल पड़ा। आरव भागकर ट्रक पर चढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने उसे करीब से देखा, उसका कलेजा बैठ गया। सफेद कपड़ों के अंदर एक जला हुआ चेहरा हल्का सा दिखा, आंखें बिल्कुल खाली, काली गहराई जैसी, जिसमें दुनिया खत्म होती लगती थी। उसके बाल हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे किसी दूसरी दुनिया का तूफान ही उसके साथ चल रहा हो। कबीर ने एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक दहाड़ते हुए आगे बढ़ा, पर आरव पीछे मुड़ा और देखा वो औरत सड़क के बीच खड़ी थी, बिल्कुल शांत, और उनकी ओर घूर रही थी। फिर उसकी गर्दन धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ी, इतनी कि समझ ही न आए कि वो किस दिशा में देख रही है। अगले ही पल वह गायब। लेकिन यह अंत नहीं था। कुछ ही देर बाद वही आकृति वहीं खड़ी, ठीक सामने, जैसे दुनिया घूमकर उन्हें उसी जगह वापस खींच लाई हो। सड़क की मिट्टी, पेड़ों की परछाइयां, धुंध, सब बार बार दोहराने लगे। ऐसा लगा जैसे वे एक दुष्चक्र में फंस गए हों, जहां समय रुककर खुद को दोहराता है। छलावा, यह शब्द कबीर के दिमाग में गूंजा। जितना तेज वो ट्रक भगाता, रास्ता उतना ही उसी मोड़ पर वापस लाता। हर बार वही औरत, हर बार कुछ कदम और करीब। ट्रक की हेडलाइट धुंध को चीर रही थी, लेकिन हर मोड़ पर दुनिया पहले जैसी ही दिखती। काली सड़क, सूखे पेड़ों की टेढ़ी टहनियां, चट्टानों पर उगली काई, और बीच सड़क पर वही सफेद साया। अब वह तैर नहीं रही थी, वह दौड़ रही थी, इतनी तेज कि उसकी आकृति धुंध में धुंधली रेखा जैसी लगती। कबीर के हाथ कांप रहे थे। उसने अचानक ब्रेक मारा और ट्रक रुक गया। अगला ही पल विंडशील्ड पर खून की बूंदें टपकने लगीं। दोनों ने सिर उठाया और देखा, ट्रक की छत पर कोई भारी चीज चल रही थी। हर कदम ऐसे लगता जैसे किसी ने लोहे पर पत्थर पटक दिया हो। कबीर की आवाज कांप रही थी, ये ऊपर है। आरव खामोश बैठा रहा। उसकी सांसें धीमी हो गईं। तभी छत पर कोई झुका, जैसे उल्टा लटक कर अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। उनकी सांसें रुक गईं। कुछ पल बाद एक जोरदार धप और फिर सन्नाटा। जंगल मौत जैसा शांत हो गया। दोनों मंत्र पढ़ने लगे। हवा में अचानक ठंड फैल गई, एक ऐसी ठंड जो शरीर नहीं, अंदर की हड्डियों को जकड़ ले। आरव ने ट्रक आगे बढ़ाया और कुछ देर बाद सड़क पर एक वीरान झोपड़ी दिखाई दी, काई से ढकी, आधी टूटी, जिसकी खिड़कियों में काला खालीपन मंडरा रहा था। तभी उसे दादा की बात याद आई, छाया रास्ता रोक ले
तो नीम और सरसों ही उसका तोड़ है। जो मांगती है दे दो और उसे वापस भेज दो। डर के बावजूद आरव नीचे उतरा। हवा अचानक भारी हो गई, जैसे जमीन पर हजारों अदृश्य कदम चलने लगे हों। उसने नीम की सूखी टहनी उठाई और सरसों के दाने एक पुराने लोहे के बर्तन में रखे। फिर उसे आग दिखाई और जोर से कहा, जो चाहिए ले ले, पर हमें जाने दे, हमारा रास्ता छोड़ दे। उसकी आवाज जंगल में गूंज गई। आसपास की हवा अचानक थम गई, पत्तों की सरसराहट बंद हो गई। तभी ट्रक के पीछे से धातु खुरचने की आवाज आई, जैसे किसी ने लंबे नाखूनों से लोहे को चीरा हो। कबीर चीखने लगा, वो पीछे है। आरव भागकर ट्रक की तरफ लौटा। उसने देखा, वह औरत ट्रक के पीछे खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर जला हुआ मांस साफ दिख रहा था। बालों में खून उलझा था, आंखें फटी हुई और अंदर गहरी काली, जैसे किसी कुएं में झांकते हो। वो एकदम स्थिर, पर उसका शरीर धीरे धीरे धुएं की तरह कांप रहा था। आरव जैसे तैसे ट्रक में चढ़ा। इंजन 2 बार बंद हुआ। तीसरी बार अचानक स्टार्ट हो गया, जैसे किसी अदृश्य आकृति ने उसे धक्का दिया हो। ट्रक पूरी ताकत से आगे बढ़ा। पीछे मुड़कर देखा, झोपड़ी के पास एक आग की रेखा खींच गई थी, चमक रही थी, जैसे किसी ने रास्ते पर आग से लकीर खींच दी हो। और वह औरत आग की उस रेखा के पास खड़ी कांप रही थी, पर पार नहीं कर पा रही थी। उसकी चीख हवा में नहीं थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे चीख सीधा दिमाग में गूंजी हो। दोनों डर से सुन्न, थके हुए रात को जैसे तैसे काटते हुए ट्रक आगे बढ़ाते रहे। सुबह का सूरज काले पहाड़ों पर चढ़ते ही रोशनी वापस आई और रास्ता आखिर बदल गया। वे एक ढाबे पर रुके। कब तक चाय पकड़ने में हाथ कांप रहे थे। बूढ़े ढाबे वाले से आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, इस पहाड़ी रास्ते पर कभी कोई सफेद साड़ी वाली औरत दिखती है क्या? बूढ़ा ठिठका, गहरी सांस ली और बोला, बहुत साल पहले एक नवविवाहिता को इसी पहाड़ी पर जला दिया गया था, दहेज के लिए। कहते हैं जिसकी मौत बेइंसाफी में होती है, उसका रास्ता दुनिया के रास्तों से अलग हो जाता है। वो आज भी हर रात उसी मोड़ पर लौटती है। अगर कोई उसे पहचान ले तो उसे छोड़ देती है, अगर कोई न पहचाने तो उसे वही रास्ता बार बार घुमाकर वहीं फंसा देती है। बूढ़ा चुप हो गया। आरव और कबीर भी। कप में चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उनकी रीढ़ में जो ठंड बैठ चुकी थी वह सूरज की रोशनी से भी नहीं गई, क्योंकि वे जानते थे वो औरत कोई कहानी नहीं थी। वो वापस आएगी और शायद किसी दूसरी रात किसी और भटके हुए ड्राइवर के लिए सड़क को फिर गोल गोल मोड़ देगी। अगर आपको लगता है कि इस कहानी का डर अब आपके कमरे तक नहीं पहुंचेगा, तो जरा पीछे मुड़कर देख लीजिए, क्योंकि कई बार रूहें सिर्फ वहीं नहीं भटकती जहां हादसा हुआ हो। कभी कभी वे उस इंसान का पीछा भी करती हैं जो उनकी कहानी सुन लेता है। हो सकता है अभी भी कोई परछाई आपको घूर रही हो, या पर्दे के पीछे कोई हल्की सी सरसराहट आपकी गर्दन के पास से गुजरी हो। अगर ऐसा कुछ महसूस हुआ हो तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि कहानियां तो बस जरिया हैं, रूहें कभी कभी बस एक मौका तलाशती हैं आपसे जुड़ने का। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करके मुझे बताएं कि क्या आपको ऐसी और सच्ची, अनसुनी और रात को चैन से सोने न देने वाली कहानियां चाहिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो सकती है। अगली खौफनाक मुलाकात तक अपनी पीछे की सीट, अपनी खिड़की और अपने कमरे के अंधेरे को जरूर चेक करते रहिए।